आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान विषय पाठ 6 केंद्र सरकार में कल के लेसन से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति का पद कैसे सृजित होता है, कौन राष्ट्रपति बनता है, क्या नियम होते हैं, कैसे निर्वाचन होता है, क्या योग्यता चलती है, इनके बारे में कल अध्ययन किया था। आज उससे आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में विवेचन करते हैं। मूलतः राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों को दो भागों में विभाजित करके पढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए इनके दो भाग बनाए गए हैं। सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरा भाग है संकटकालीन शक्तियाँ। तो पहले हम सामान्य काल में एक राष्ट्रपति को किन किन शक्तियाँ, कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी करते हैं। सामान्यकालीन शक्तियों में पहली है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका के संदर्भ में राष्ट्रपति कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और उनसे पद से हटाने का अधिकार है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के साथ उसकी सलाह से उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अनेक प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। ये सब अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी कार्यपालिका का कार्य राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में दूसरा कार्य राष्ट्रपति का शासन संचालन संबंधी। राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। न्यायालयों में नियुक्ति यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित जितने भी प्रकार के नियमों का निर्धारण करने का काम, उसमें राष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है। तीसरा बिंदु आता है कार्यपालिका संबंधी में वैदेशिक क्षेत्र में। वैदेशिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। विदेशों से जो भी संधियां होती हैं, जो भी समझौते होते हैं, वो समझौते और संधियां सब राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। चाहे देश का प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर, वैदेशिक स्तर पर समझौते करते हैं, वो सब राष्ट्रपति महोदय के नाम से होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति को वैदेशिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि विश्व के देशों में, विदेशों में राष्ट्रपति ही हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। सैनिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकार है। राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सबसे सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु सेना, ये सब राष्ट्रपति के अधीन होती है। वह इन सबका सर्वोच्च सेनापति होता है, उसके आदेश से ही सेनाओं को कार्य करना होता है। इस प्रकार कार्यपालिका संबंधी 4 शक्तियों के बारे में हमने वर्णन किया। अब हम सामान्यकालीन शक्तियों में दूसरी शक्ति विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में भी अनेक शक्तियां प्राप्त है। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, संसद के अधिवेशन को स्थगित करता है, संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और लोकसभा में 12 राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार है। लोकसभा के 12, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार है। लोकसभा में भी आंग्ल भारतीय सदस्य अगर चुनकर नहीं आते हैं तो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को चुनने का अधिकार भी उसी को है। संसद द्वारा जो भी विधेयक पारित किया जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून बनता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति विधायी कार्यों में बहुत आवश्यक होती है। कोई भी विधेयक संसद द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और उनके हस्ताक्षर से, उनकी स्वीकृति से वह कानून का रूप धारण करता है। इस प्रकार विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति महोदय को
संसद में उनको रखा जाता है। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से आयव्यय का ब्यौरा अनुदान मांगे संसद में प्रेषित नहीं की जा सकती। इस प्रकार वित्तीय संबंधी भी राष्ट्रपति को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उनके लिए नियम बनाना, ये अधिकार राष्ट्रपति महोदय को आता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से कोई व्यक्ति अगर सजा प्राप्त है और वो राष्ट्रपति के अधीन अपनी क्षमा याचिका पेश करता है, दया याचिका लगाता है, तो राष्ट्रपति को उसकी सजा को क्षमा करने का, स्थगित करने का, विलंबित करने का ये सब अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार न्यायिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। राज्यों संबंधी अधिकार, राज्यों के संदर्भ में भी राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। कुछ विशेष विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में पेश होते हैं। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में कुछ अधिकार है। किस राज्य में कौन राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार सामान्य काल में राष्ट्रपति को अधिकारों को 5 भागों में हमने विभक्त करके अभी समझने का प्रयत्न किया है और आशा है आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया। हमें एक बार मैं दोहरान कर देता हूँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिक शक्ति में महत्वपूर्ण अधिकारों की नियुक्ति, चाहे राज्य प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, न्यायाधीश हो, जिनकी नियुक्ति करने का अधिकार उसको है। दूसरा, शासन संचालन संबंधी अधिकारों में दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करता है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति के संदर्भ में अधिकार है। वैदेशिक क्षेत्र में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और जो भी समझौते होते हैं वो उसी के नाम से होते हैं। सैनिक क्षेत्र में भी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष के नाते काम करता है, सेना उसी के अंडर में काम करती है। ये कार्यपालिका संबंधी 4 भाग में विभाजन कर रखा था। अब विधायी शक्तियों का अधिवेशन यानी संसद का अधिवेशन बुलाना, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना, लोकसभा के सदस्यों का मनोनयन करना, कानून को स्वीकृति प्रदान करना, ये सब विधायी कार्य के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय शक्तियां भी राष्ट्रपति को है। आयव्यय प्रस्तुत करवाना, बजट प्रस्तुत करवाना, अनुदान मांगे उसी की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती है। न्यायिक शक्तियां भी उसको प्राप्त है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, अगर किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम करना, क्षमा देना, ये सब भी राष्ट्रपति के अधिकार में आते हैं। और राज्य संबंधी कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले उनकी स्वीकृति राष्ट्रपति से लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में हमने जानकारी दी। अब हम संकटकालीन शक्तियों के संदर्भ में जानकारी करते हैं। राष्ट्रपति को संकट काल में भी शक्तियां प्रदान की गई है और ये 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। संकटकालीन शक्तियों में युद्ध व बाहरी आक्रमण के समय अनुच्छेद 352 का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को लगता है 3 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 352 में इनका वर्णन है। पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका हो जाए तो राष्ट्रपति आपातकाल की यानी संकट काल की घोषणा कर सकता है और संकट काल घोषित करके 352 धारा में इसका उल्लेख है। संकट काल घोषित करके सारे अधिकार अपने हाथ में ले सकता है। दूसरा, राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, किसी राज्य की शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही हो या कुछ राज्यों में आपसी विवाद उत्पन्न हो गया हो या राज्य की कानून व्यवस्था में कोई समस्या आ गई हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वह धारा 356 का उपयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं। दूसरा, वित्तीय साख खतरा। जब हमारे देश में राष्ट्रपति को ये लग जाए कि देश की वित्तीय स्थिति खतरे की स्थिति में पड़ रही है, वित्तीय संकट उत्पन्न होने वाला है और इतनी परिस्थिति खराब हो गई है कि हमारे देश की वित्तीय साख खराब होती जा रही है, वित्तीय साख बिगड़ती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है धारा 360 का उपयोग करते हुए। इस प्रकार का वर्णन है। युद्ध और बाहरी, अपने संकटकालीन शक्तियों में पड़ा, युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय 3 प्रकार के काल होते हैं। तो युद्ध, बाहरी आक्रमण की आवश्यकता होने पर
सिर्फ प्रस्ताव पारित होने के बाद ही वह ऐसा कार्य कर सकता है। इसके अलावा घोषणा के 1 माह बाद, संकट काल की घोषणा के 1 माह बाद संसद के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। और इससे भी अगर संकट का ज़्यादा बढ़ाना पड़े, 6 महीने से अधिक बढ़ाना पड़े, तो 6 महीने बाद फिर इससे अधिक स्वीकृति लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार संकटकालीन शक्तियों में ये देश के महत्वपूर्ण अधिकार राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं और राष्ट्रपति सर्वे सर्वा बन जाता है। परंतु भारत के राष्ट्रपति के पास इतने सारे अधिकार आने के बावजूद भी वह राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। तानाशाह का मतलब अपनी मर्जी से शासन को नहीं चला सकता, अपनी मर्जी के अनुसार निर्णय नहीं कर सकता, स्वयं के इस आधार पर कोई निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जब करता है जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसको सलाह देती है। बिना प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के राष्ट्रपति आपातकाल घोषित नहीं कर सकता, इसलिए वह तानाशाह नहीं हो सकता। दूसरा, आपातकाल में प्राप्त शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब संसद के यानी संघीय मंत्रिमंडल ने उसकी स्वीकृति दी हो। तो संघीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए भारत का राष्ट्रपति कभी भी तानाशाह नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आज हमने राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में विस्तृत विवेचन किया है। सब भैया बहनों को समझ में आ भी गया होगा। इस आधार पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं गृहकार्य में, ऐसे प्रश्नों को भी हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। ये 2 गृहकार्य के प्रश्न नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, उसको लिखेंगे, करेंगे तो समझ में आएगा। प्रश्न 1, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझाइए। निर्वाचन की प्रक्रिया को समझाइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझाइए। एक प्रश्न दिया गया। और प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति के अधिकार व शक्तियों का विवेचन कीजिए। अधिकार व शक्तियों का विवेचन कीजिए। पाठ में से परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये 2 प्रश्न महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को समझाइए और राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों का विवेचन कीजिए। इन दोनों प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।